अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम सर। पहले ये कि आपको मेरी आवाज साफ आ रही है? जी सर। ओके, आपकी आवाज मैं थोड़ी बढ़ा देता हूँ। और स्लाइड्स भी आपको ठीक नजर आ रही हैं? यस सर। ओके। अच्छा, अब अगेन आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो जो अभी तक हमने आपको चीजें सिखाई हैं, बताई हैं क्लासेस में, थ्योरी के और लैब्स में, कोई उनके बारे में आपका सवाल है, क्वेश्चन है? जी सर, वो आपने कहा था ना कि 4 बिट एडर बनाना है 1 बिट एडर से। ठीक है। सर वो मैंने किया है ना सर, तो मतलब मेरा सम नहीं प्रिंट हो रहा सर। सम प्रिंट नहीं हो रहा, बाकी वैल्यूज वगैरह प्रिंट कर रहा है सर वो। ओके। मतलब वो ए भी प्रिंट कर रहा है, ए भी प्रिंट करता है, ए की वैल्यू भी 4 बिट में, और बी की वैल्यू भी करता है प्रिंट 4 बिट में। क्या ओके। 1 बिट का वो भी प्रिंट करता है, लेकिन सम नहीं प्रिंट कर रहा सर। ओके। ओके, चले उसे देख लेते हैं यहाँ पर, और फिर लैब में भी देखेंगे, यहाँ भी देखते हैं। ठीक हो गया, एक चीज ये हो गया आपका क्वेश्चन, ये अभी देखते हैं इसे, आपसे पूछते हैं, और फिर लैब में भी उसको, आपके कोड को भी देख लेंगे। ठीक हो गया। एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, इसको तो मैं एड्रेस करूंगा अभी, इस क्वेश्चन को एड्रेस करूंगा। एनी अदर क्वेश्चन? ओके। तो इसमें जिस तरह आपने कहा अभी, ये वाला पार्ट, सम ना प्रिंट होने के बारे में सिर्फ इम्कान जो है, ये मैं आपको ये हमने लास्ट टाइम जो किया था, हम लास्ट टाइम हमने शुरू ये किया था कि वेरियस मेथड से वेरीलॉग में जो इम्प्लीमेंट करना है चीज़ों को, अब हम उन्हें देख रहे हैं। पहले हम हमेशा सिर्फ एक तरीके से ही इम्प्लीमेंट करने का तरीका देखते थे, और वो था गेट लेवल, जिसको थोड़ा बढ़ाया तो स्ट्रक्चर लेवल हो गया, यानी गेट एंड ब्लॉक्स को मिला के, वायर्स को जोड़ के मॉडल करने का तरीका वेरीलॉग में हम मोस्टली ये करते रहे। अब हमने इसके दो और ज्यादा एफिशिएंट या ज्यादा हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन वाले मेथड्स भी वेरीलॉग में प्रोग्राम करना हमने सीखे हैं। उनकी हम एग्जाम्पल्स कंटिन्यू रखेंगे, और वो है डेटा फ्लो बेस्ड मॉडल करना, जिसमें हमने कहा कि असाइन कंटिन्यूस असाइनमेंट यूज करते हैं, और इसमें लेवल बजाय गेट्स और ब्लॉक्स के बूलियन एक्सप्रेशन का लेवल होता है। तो बूलियन एक्सप्रेशन के लेवल पर कोड लिखा जाता है, और कंटिन्यूअस असाइनमेंट स्टेटमेंट की इसमें जरूरत होती है, ताकि वो पूल करता रहे तमाम टाइम इनपुट्स को, पूलिंग वाले तरीके से। एक हमने उसके बाद बताया आपको कि बिहेवियर लेवल मॉडलिंग, जिसमें कंटिन्यूअस असाइनमेंट हम नहीं यूज करते, नॉर्मल असाइनमेंट जिसको प्रोसीजरल असाइनमेंट कहा जाता है वो यूज करते हैं। यानी इस असाइनमेंट में ये नहीं होगा कि जैसे ही उसके राइट हैंड साइड की कोई वैल्यू चेंज हुई, फौरन लेफ्ट हैंड साइड की उसी वक्त चेंज हो जाए। असाइनमेंट के लेवल पर इसको प्रोसीजरल असाइनमेंट कहते हैं, जो हमारी आम प्रोग्रामिंग में असाइनमेंट होती है कि जब तक आप नई उस चीज को साइन ना करें, तो खाली राइट हैंड साइड की वैल्यू चेंज होने से लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ऊपर कंटिन्यूस असाइनमेंट में ऐसा होगा, लेकिन बिहेवियर मॉडलिंग में हम
अब इस असाइनमेंट को कॉम्बिनेशनल लॉजिक की तरह बनाने के लिए क्या करते हैं, हम इंटरप्ट की तरह का मामला करते हैं कि एक लूप है जिसमें हमारा प्रोग्राम है और उसको ऑलवेज के कोड का ब्लॉक बिगिनर एंड में ऑलवेज के साथ डालते हैं और ऑलवेज पे एट द रेट ऑफ करके वो सारे वेरिएबल्स जो इनपुट पर हैं वो लिख देते हैं। उनमें से कोई भी चेंज होगा तो एक इंटरप्ट लाइक थिंग जनरेट होगी और ये ब्लॉक रन होगा, तो वो असाइनमेंट दोबारा रन होगी और नई वैल्यू असाइन हो जाएगी। इसका ये तरीका, इसमें ऑलवेज का ब्लॉक इस्तेमाल होता है। ये हमने 3 तरीके जिनसे अब मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स की इम्प्लीमेंटेशन इन वेरिलॉग हम देखेंगे। इसमें एक तो हमने अपनी ओल्ड नोन एग्जाम्पल को डिटेल से लास्ट टाइम देखा कि आप एक हाफ एडर बनाएं और फिर गेट लेवल हाफ एडर्स को ज्वाइन करके ब्लॉक्स, हाफ एडर के ब्लॉक और गेट्स को यूज करके गेट एंड ब्लॉक लेवल इंप्लीमेंट स्ट्रक्चर लेवल कोड लिखें और रन करें, जो हमने पहले सीखा था। इसको हमने एलिबरेट करके देखा, इसकी रीजनिंग और इसके चॉइसेस और पोर्ट्स क्या होती हैं और वायर्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स कैसे होते हैं और इंस्टेंस कैसे जनरेट होता है और इंस्टेंस को कनेक्ट कैसे करते हैं वगैरह वगैरह, ये हमने सीखा डिटेल से। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि जैसे 1 बिट फुल एडर है, एक तरीका ये था जो हमने देखा कि आप एक हाफ एडर बनाए, उनको जोड़े और एक फुल एडर बना लें। अब ये फुल एडर बन गया। अब हम इस फुल एडर को नाम अगर हमने दिया फुल एडर तो इट इज अ फुल एडर, मतलब इसके अंदर हाफ एडर इंस्टेंशिएट हुए हैं। इट इज इमैटेरियल क्योंकि फुल एडर का ब्लॉक इज लाइक ए फंक्शन जो कहता है मुझे आप 3 इनपुट्स दें, मैं 2 आउटपुट दूंगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या 2 हाफ एडर के जरिए से हमने इंप्लीमेंट किया इसको या नहीं, ये इसके लिए हमें कहीं और इस फुल एडर को यूज करने के लिए इस डिटेल से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंटरनली इसको कैसे बिल्ड किया है। इसलिए इसकी दूसरी मिसाल ये है कि यही फुल एडर, जैसे मैंने कहा था, हम अगर इंटरनली डायरेक्ट फुल एडर बनाए, यानी यहां तो हमने इंटरनली 2 हाफ एडर को ज्वाइन करके बनाया, इसकी बजाय हम इंटरनल सर्किट डायरेक्ट फुल एडर का कर दें, तब भी हमारा ये आउटसाइड से देखने में फुल एडर यही होगा जो यहाँ है। अगर हमारे पैरामीटर्स में यही सीक्वेंस ऑफ इनपुट्स और आउटपुट है तो वो बिल्कुल इसी की तरह लगेगा। वी डोंट नो कि इसके इनसाइड डिटेल क्या है। For using it somewhere else, instantiating it somewhere else, it doesn't matter कि ये अंदर 2 हाफ एडर से बना है या ये एक डायरेक्टली फुल एडर है। आगे मैं दिखाता हूं कि यही फुल एडर बनाने का एक दूसरा डायरेक्ट तरीका ये था। ये फुल एडर बनाने का डायरेक्ट तरीका है कि हम 3 वो इनपुट्स एक्स वाई जेड और 2 आउटपुट्स सम एंड कैरी का ट्रूथ टेबल बनाए और उस ट्रूथ टेबल के मुताबिक बूलियन एक्सप्रेशन लिखे एस और सी का, और बूलियन एक्सप्रेशन के मुताबिक हम इसको इस तरह डायरेक्ट इस बूलियन एक्सप्रेशन को इस डायग्राम के जरिए से एस और सी को इंप्लीमेंट करें। अब इस फुल एडर को अगर मैं गेट लेवल पर कोड करूं लेकिन इसके पोर्ट्स में सिर्फ एक्स वाई जेड और एस सी मौजूद हो, तो ख्वाह मैं इसको गेट लेवल पर इंप्लीमेंट करूं या किसी और लेवल से इंप्लीमेंट करूं, आई कैन यूज दिस कोड ऑल्सो एज ए फुल एडर। जैसे यहां फुल एडर है, अगर मैं एक और मॉड्यूल यहां बनाता हूं, एक मॉड्यूल बनाता हूं, एक मॉड्यूल एक बनाऊंगा मैं, मॉड्यूल
और उसका वही नाम रख दूं या कोई और बेशक नाम रखूं, लेकिन जो नाम रखूंगा वो इस्तेमाल, लेट से वही नाम रख दूं, मैं कहता हूं ये फुल एडर। इसका नाम भी फुल एडर रखा मैंने। और इसके मैं अगर इस कोड को जो अब लिखने लगा हूं, इस मॉड्यूल को, इसमें अगर मैं यहाँ पर इनपुट पे एक्स वाई जेड या कोई 3 इनपुट्स उसी ऑर्डर में, कि 3 इनपुट्स के ऑर्डर में एक्स वाई जेड दूं, और आउटपुट में एस और सी हो, वो मैं डिटेल नहीं यहाँ लिख रहा, इनपुट आउटपुट मैं खाली आपको नेम, अगर इस ऑर्डर में मेरे नाम है, ये मेरा ट्रूथ टेबल है, तो और इसके नीचे मैं अब सपोज कई तरीके से इसको इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। एक है गेट लेवल, गेट लेवल ऊपर हेडिंग ये है, नीचे गेट लेवल। गेट लेवल में क्या होगा, इन गेट्स की कनेक्टिविटी को मैं यहाँ लिख दूं, गेट लेवल, गेट लेवल कोड, गेट लेवल कोड मैं यहाँ लिखूं, वेरीलॉग, यहाँ ये G1 G2 इनके नंबर दे दूं, G1 G2 एटसेट्रा सारे, और मैं यहाँ कोड लिखूं और ये वायर्स के जरिए से इनको कनेक्ट करूं, इन वायर्स के जरिए से, तो ये मेरा सम। और फिर ये वाला सर्किट भी ये G1 G2 G3 G4 G5 हो गया, ये G6 G7 G8 G7 G8 G9 ये करूं, और वो भी लिख दूं G6 G7 G8, वो कोड भी लिख दूं। तो मेरे गेट लेवल सर्किट से इस डायरेक्ट वाले अप्रोच ट्रूथ टेबल से जो बन रही है, इस अप्रोच को मैं गेट से इंप्लीमेंट कर दूं, इट इज स्टिल अ फुल एडर। इसको कहीं और मैंने एज ए 1 बिट फुल एडर इस्तेमाल करना है, तो ये भी वही काम करेगा। जो अगर मैं ये 1 बिट फुल एडर इस्तेमाल करूं, ये भी वही काम करेगा। वो फुल एडर दो हाफ एडर से बना हुआ है, ये फुल एडर डायरेक्ट बना हुआ है गेट से, दोनों एक ही काम करेंगे। तो आई कैन इंस्टेंशिएट ईदर दिस फुल एडर or that full adder in another circuit to make a, let's say, 4-bit adder or anything else. Okay. एक ये हमें फर्क बताओ। अच्छा अब ये देखिए, ये फुल एडर जो मैं अब डायरेक्ट बना रहा हूं, इसको भी कोड करने के वेरीलॉग में बहुत से ऑप्शंस हैं। एक मैंने यहाँ अभी बात कर दी कि गेट लेवल कोड लिख दूं मैं यहाँ G1 G2 के तरीके से। इसी फुल एडर को दूसरा तरीका डाटा फ्लो लेवल का है, डाटा फ्लो, यहाँ में डाटा फ्लो लेवल को मैं इस यहाँ पे कोड कहूँ कि मैंने गेट लेवल कोड नहीं लिखना, मैंने तो डाटा फ्लो लेवल कोड लिखना है इसके लिए। अच्छा तब भी अगर मैं डाटा फ्लो लेवल कोड सही लिख लूं, पोर्ट्स मेरी यही हो, इट डजेंट मैटर, मैंने 4-बिट एडर बनाने के लिए उसको कॉल कर लूं, उस मॉड्यूल को इंस्टेंशिएट करूं, इस नाम के मॉड्यूल को, और पोर्ट्स ये हों, अगेन डजेंट मैटर कि वेरीलॉग कोड इंप्लीमेंटेशन का मैंने गेट लेवल वाला यहाँ लिख दिया है नीचे, या मैंने डाटा फ्लो लेवल का लिखा है, इट विल बी एग्जैक्टली एज दिस फुल एडर। All three will behave as 1-bit full adder for being used into another place as an instance, like 4-bit adder में मैं एक 1-bit full adder बुलाना चाहता हूँ, अगर सारे एक होंगे। अब सिर्फ ये रह गया कि ये गेट लेवल, इसकी कोडिंग तो आपने पहले की हुई भी है और सीखी हुई भी है कि इन गेटों को आप मेंशन करोगे और वायर्स को मेंशन करोगे और ये काम करेगा। डाटा फ्लो लेवल में इसका कोड क्या होगा, ये डायरेक्ट फुल एडर वाले का, ये उसके एक्सप्रेशन है। सम के लिए ये एक्सप्रेशन है, डिपेंडिंग ऑन के सम में किस किस जगह 1 है, तो वो एक्सप्रेशन है। कैरी के लिए ये एक्सप्रेशन है, इसमें जहां जहां 1 है उसके आप टर्म्स लिखेंगे और वो सिंप्लीफाई होके वो ये बन जाएंगे। सिंप्लीफाई उन्हें कैसे करना है वो हमने यहाँ डिटेल आपको अभी नहीं बताई, वो जब हम मिनिमाइजेशन टेक्निक सीखेंगे तो आपके लिए ऑब्वियस होगी। आप एक्सप्रेशन को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जनरली आप एक्सप्रेशन को मैथमेटिकली भी कर सकते हैं और के मैप से भी कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ हमने सी के लिए जो था ओरिजिनल इस तरह 3-3 एक्स वाई जेड की शक्ल में जो टर्म्स थी उनको सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया। बहरहाल हमारे एस और सी के बूलियन एक्सप्रेशन फॉर दिस डायरेक्ट फुल एडर इस ट्रूथ टेबल से ये बन गए। तो जब हमें डाटा फ्लो टाइप में इसका कोड लिखना होगा
तो हमें कोड ये होगा कि कंटिन्यूअस असाइनमेंट, हम कहेंगे असाइन, कोड के अंदर क्या लिखेंगे, असाइन, और फिर ये एस, फिर इज इक्वल टू, फिर एक्स बार लिखेंगे। अच्छा, अब एक्स बार, वाई बार और जेड आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनके मल्टीप्लाई होने, इनफैक्ट एंड हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई एंड से होता है, एंड के यहाँ पे वो डालेंगे बीच में, इनके दरमियान एंड की टर्म्स डालेंगे। अच्छा, और यहां पर ये सब एंड किया और ये बार भी डाले, और यहां पर फिर ये और डालेंगे, ये और की एंड, प्लस के लिए और यहाँ मल्टीप्लाई के लिए एंड, और ये वेरिएबल्स, और इस तरह ये बूलियन एक्सप्रेशन ये वाला और दूसरा वाला हम लिखेंगे। तो दैट्स ऑल, दैट विल बी डेटा फ्लो लेवल कोड, कि इन दो एक्सप्रेशंस को जो आपने बूलियन टेबल से लिए, इन्हें आपने एंड और की शक्ल में कोड लिख दिया, और वो भी वही काम करेगा जो आपने इधर कोड गेट के लेवल पे लिखा हो, सिवाय इसके कि ये कोड लिखना शायद आपके लिए, हमारे लिए ज्यादा आसान और एफिशिएंट हो। अदरवाइज दोनों ही एक काम करेंगे, बल्कि तीनों ही एक काम करेंगे। ये भी वही काम करेगा वन बिट फुल एडर, ये भी वही काम करेगा जी वन सर। बिट फुल एडर, और ये भी वही काम करेगा दो हाफ एडर के जरिए से वन बिट फुल एडर। जी मतलब जो हमारी बुलियन एक्सप्रेशन होगी सब उसको हम रिप्रेजेंट करके तो आगे डेटा फ्लो लेवल में लिख सकते हैं कोड। जी हाँ बिल्कुल, ये बूलियन एक्सप्रेशन सिर्फ कोड में आप लिखेंगे, एंड दैट्स ऑल, दैट विल बिकम योर फुल एडर। ठीक है, तो मतलब सर, लेकिन सर ये जो एस बार है, एस बार से कैसे डालेंगे हम? ओ, ये आपके उसमें वेरिएबल्स हैं, आपके इस टेबल में ये वेरिएबल्स हैं, यानी ये देखिए, नॉट, नॉट के लिए जैसे ना ये इस्तेमाल होता है, नॉट नॉट लगाएंगे ना सर? एक्स, हाँ एक्स नॉट आप ऐसे करके कहेंगे, ये एक्स नॉट है, एक्स जी को सर। एक्स बार लिखने के लिए एक्स नॉट है, फिर यहाँ एंड, एंड फिर जी एंड, वाई नॉट फिर वाई नॉट, ये फिर एंड, एंड जेड। फिर जेड, जेड, फिर सही हो गया सर। ये सारी बार आप बेशक ब्रैकेट और में आ कर लें। जाएगा। अच्छा, और फिर और, ठीक है, और फिर दूसरा पूरा यहाँ लिखें, फिर और, तो ये आप बुलियन एक्सप्रेशन को जब लिख देंगे इसकी लैंग्वेज में, बस दैट्स ऑल, ये वन बिट फुल एडर बन गया बाय द डेटा फ्लो मेथड। तो आप ख्वाह ये तरीके से फुल एडर इंप्लीमेंट करें, इस तरीके से फुल एडर इंप्लीमेंट करें, या दो हाफ एडर के ब्लॉक्स को इस तरह ज्वाइन करके फुल एडर करें, इट इज ए वन बिट फुल एडर फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड। अब आउटसाइड वर्ल्ड में अगर इसके इंस्टेंस एज ए वन बिट फुल एडर इस्तेमाल होने हैं, तो दैट डजंट नो कि अंदर क्या हुआ है। आप इसको टिल द टाइम पोर्ट से इंटरफेस आपका सही हो, पोर्ट्स के लोकेशंस आप सही इस्तेमाल करो इनपुट और आउटपुट की, इट विल वर्क द सेम वे। ये हम तीन तरीके की चीजों को समझना चाहते हैं। अब आपका वो सवाल कि जी 4 बिट एडर जो हमने देखा था वो ये है, अब हम कह रहे हैं उनमें से किसी भी तरीके से आपने एक फुल एडर बना लिया, उसका कोड है, उसके 3 इनपुट्स हैं, एक आउटपुट्स है। अब आप कहते हैं मैं 4 इंस्टेंसेस ऑफ दिस फुल एडर इस्तेमाल करूंगा। इसके लिए आपने कहा कि मैं यहां फुल एडर और उसके 4 इंस्टेंस, 4 इंस्टेंस का मतलब यह है कि इसकी जो यहाँ कनेक्टिविटी है, इसके मुताबिक इसके पोर्ट्स पर चीजें और कनेक्शन हो। ये कि यहाँ 3 XYZ, देखिए इस जगह XYZ मैंने रखा हुआ है फुल एडर में, X Y और Z, जो जेनरिक मेरा फुल एडर है, ख्वाह मैंने किसी भी तरीके से बनाया हो, यहाँ मैंने उसमें लिखा हुआ है XYZ, और इधर मैंने लिखा हुआ है SNC, वो 1 बिट का एडर है, और मैं अब उस 1 बिट एडर को 4 दफा इस्तेमाल करके 4 बिट फुल एडर बना रहा हूं। और जब मुझे 4 बिट फुल एडर बनाऊंगा,
तो ये इनपुट की x की भी 4 बिट्स हो जाएंगी, y की भी 4 बिट्स होंगी और सम की भी 4 बिट्स होंगी, ठीक है। और हर दफा ये रिपल कैरी की वजह से एक कैरी इन जो z में आएगी और एक कैरी आउट जो बाहर निकलेगी, जो मेरी c है, मेरे बेसिक एरर। इस फॉर्मेट के मुताबिक ये चारों इंस्टेंस इस डायग्राम के मुताबिक अगर मैं यहां करूं तो मैं अब ये स्ट्रक्चर लेवल कोड है, ये स्ट्रक्चर लेवल कोड है, क्योंकि इसके अंदर ठीक है कि फुल एडर का ब्लॉक तो एक इंस्टेंस के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, अंदर से वो हो सकता है कि वो किसी ने डाटा फ्लो में इंप्लीमेंट कर किया हुआ हो, किसी ने डायरेक्ट फुल एडर को अंदर इंप्लीमेंट किया हो, किसी ने 2 हाफ एडर्स इंप्लीमेंट किया हो, बट इट इज जस्ट अ ब्लॉक फॉर मी, इट्स अ स्ट्रक्चर ब्लॉक फॉर मी। और मैं उन स्ट्रक्चर ब्लॉक्स को वायर्स के जरिए से कनेक्ट करके एक टोटल स्ट्रक्चर बना रहा हूं, फिजिकल स्ट्रक्चर। और ये मेरा स्ट्रक्चर या गेट लेवल कोड है, ये वाला, ये डाटा फ्लो या बिहेवियर लेवल नहीं है। यहाँ इंस्टेंसेस ऑफ ब्लॉक बुलाए, उन्हें कनेक्ट किया एक राइट तरीके से इन वायर्स के जरिए, और मेरा ये फुल एडर बन गया। अब इस फुल एडर में देखिए ये 4 इनपुट्स ए की थी, 4 बी की थी और 4 आउटपुट सम की थी। इस काम को करने के लिए मैं 12 वेरिएबल्स डिक्लेयर करता, तो लाइक ए स्मार्ट प्रोग्रामर मैंने ए और बी को भी 4 बिट्स के अरे के तौर पे इस्तेमाल किया, A0 A1 A2 A3 B0 B1 B2 B3। और सम के लिए भी मैंने ये 4 बिट का अरे सम 0 सम 1 सम 2 सम 3 सम 4 इस्तेमाल किया अरे की फैसिलिटी को यूज करके। अच्छा, अब आप इसमें आपको जो एरर वाला पार्ट आ रहा है वो इस कोड को जो आप रन करते हैं इसमें आ रहा है, जो आपने कहा अभी मुनीब कि सम आप जी सर। अच्छा, तो अब अगर ये सही रन हो रहा है, ये पार्ट सही रन हो रहा है, जब इसके हिस्से को आप कंपाइल करते हैं ये सही देता है। लेकिन जब आप मॉनिटर वाला इंस्ट्रक्शन आपकी आउटपुट टेक्स्ट में देना चाहता है तो वहां आपको एरर हो रहा है, वहां एरर मिल रहा है। रिजल्ट नहीं दे रहा सर, रिजल्ट। अच्छा, यानी इवन टेक्स्ट में आपको रिजल्ट नहीं दे रहा, टेक्स्ट जी वाला सर। रिजल्ट भी नहीं आ रहा और वेव फॉर्म वाला भी नहीं आ रहा। जी सर। ओके, ये हम आपके कोड को स्पेसिफिक में देख लेंगे। अब इस अगर ये कोड इस तरह आपने सही लिखा है तो आपके टेस्ट बेंच में इट टू मी इट सीम्स कि अब देखिए टेस्ट बेंच में भी आपको ये जो इनपुट्स हैं, ये जो इनपुट्स हैं ये टेस्ट बेंच की रैग आउटपुट होंगी। तो टेस्ट बेंच में ये रैग टाइप अरे होंगे ए और बी, सी नॉर्मल वेरिएबल होगा और ए और बी के अरे टेस्ट बेंच के रैग आउटपुट के तौर पर होंगे, रैग, ठीक है। अच्छा, और सम जो होगा ये आपका मॉनिटर कर रहा होगा उसकी आउटपुट को, और ये आपका एज ए नॉर्मल वायर लेवल का इनपुट होगा। तो वहां पर तो ये वायर होगा, वो रैग होंगे, एक तो ये बात। अच्छा, फिर मॉनिटर में आपका खाली टाइप आपने मॉनिटर में टाइप आपने हर बिट के मुताबिक देनी है, बल्कि नहीं, मॉनिटर में अब आपके पास अरे हैं तो आपने सिर्फ अरे का नाम लिखना है। मॉनिटर में आपने ए अरे का नाम लिखना है और उसकी टोटल आउटपुट्स आपने रीड करनी है। तो अब आपकी सिर्फ रह गया, अगर आउटपुट नहीं मिल रही तो हम आपके मॉनिटर का जो स्टेटमेंट है जब हम लैब आपकी देखेंगे तो उसमें मॉनिटर के स्टेट में देखेंगे क्या क्या आपने ए बी और एस, ए और बी आपके सही प्रिंट हो रहे हैं। जी सर, और भी बिल्कुल एग्जैक्ट प्रिंट हो रहे हैं सर। अच्छा अच्छा, तो मेरा ख्याल है एस में भी फॉर्मेट क्या ही इशू होगा, ये हम आपके कोड से देख लेंगे और देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम, ठीक है, हम उसको कोड पर देख लेंगे लैब में। सही है सर। ओके, अच्छा अब ये देखिए
ये मैंने बताया, ये जो 4 बिट फुल एडर का एक गेट लेवल बनाने का और कोड लिखने का ये तरीका था। इसमें आपने ब्लॉक्स को वायर्स के जरिए जोड़ के लिखा है, तो हम इसको स्ट्रक्चर लेवल कोड कहेंगे। पहला ऑप्शन जो मैंने ऊपर भी यहाँ लिख दिया है, ये स्ट्रक्चर लेवल कोड की इंप्लीमेंटेशन है फुल एडर की, जिसमें 4 1 बिट एडर के इंस्टेंसेस इस्तेमाल किए। मगर यही फुल एडर हम डेटा फ्लो लेवल पे भी लिख सकते हैं, और जब हम इसमें लिखेंगे तो अगेन टेस्ट आप करोगे, तो टेस्टर के लिए टिल द टाइम आप इंस्टेंशिएट कर लेते हो इसका या उसका, तो टेस्टर फिर आगे उसी के हिसाब से उसके आपके काम करेगा और बताएगा। अगर इंस्टेंस यूज करना है तो वो करे, अगर आपने कोड रन करना है तो वो करें। इस केस में इंस्टेंस आपको एक ही चाहिए, 4 बिट एडर है, एक ही वो इस्तेमाल होना है, तो एक ही इंस्टेंस जो है आपका टेस्टर जो इंस्टेंशिएट करेगा। इस तरह वाला फुल एडर बनाए, वो 4 बिट एडर बनाए, या इस तरह वाला 4 बिट एडर बनाए, आपका ये नाम का एक इंस्टेंस एक ही इंस्टेंस टेस्टर इंस्टेंशिएट करेगा। फुल जब आपने डेटा फ्लो लेवल पे फुल एडर बनाया, बाइनरी 4 बिट फुल एडर, तो फिर आपकी कोड की शक्ल आप देखिए। यहां पर आपके कोड की शक्ल गेट लेवल में क्या थी कि इंस्टेंस के ब्लॉक्स थे जिनको वायर्स के जरिए से जोड़ने का आपने अरेंजमेंट बनाया, इस तरह ये बना, क्योंकि ये स्ट्रक्चर लेवल है। अब यही चीज डेटा फ्लो लेवल पे जब कोड हमने लिखा तो ये किया कि हमने कहा कि ये देखिए, ये तो वही है, ये पार्ट वही है जैसे पीछे था। पोर्ट है, उसमें सम और सी और ए बी और सम अरे हैं, और सी और इन और सी आउट जो है ये नॉर्मल वो है, और ये हमने इसका ये यहाँ से ब्रैकेट बिगिन और ये ब्रैकेट एंड, यानी जो हम ब्रैकेट को एक लाइन में चीज लिख रहे थे उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए ये कॉमे हैं, ये कॉलन नहीं है, ये उस ब्रैकेट में कॉमे, यानी आप इसको हम पहले एक लाइन में लिखते थे ये सारा इनपुट और आउटपुट, वो हम मल्टीपल लाइन में भी लिख सकते हैं टिल द टाइम हम सिंटेक्स का फॉर्मेट सही रखें। कॉमे, ब्रैकेट बिगिन, ब्रैकेट एंड एंड सेमीकोलन, ये वही हेडिंग है, सेम हेडिंग पोर्ट्स। लेकिन इसका कोड देखें क्या है, कंटिन्यूअस असाइनमेंट, जो राइट हैंड साइड की चीजों को हर वक्त कैलकुलेट करता रहेगा और लेफ्ट को असाइन करता रहेगा, तो ये इट बिकम्स अ पूलिंग टाइप आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट। इधर अब आपने ए जिसको यहां अरे बनाया हुआ था वो ए लिखा, दिस ए स्टैंड फॉर एन अरे 4 बिट अरे ऑफ ए, बाइनरी बिट्स ऑफ अरे। बी स्टैंड फॉर 4 बिट बाइनरी दिस, सी इन स्टैंड फॉर 1 बिट दैट थिंग, और इन सबको आपने सिर्फ ऐड, दिस इज नॉर्मल ऐड, ये आप अब और नहीं कह रहे, ये और नहीं है, दिस यहां और नहीं इस्तेमाल करना, ये आप अरिथमेटिक ऐड कर रहे हैं 4 बिट और सी इन नंबरों को, और इनका रिजल्ट आप अपेंड करके एक सम, ये भी एक 4 बिट वो है, ये इसमें ये चारों बिट आ जाएंगे, सम का अरे अपेंडेड विद सी आउट का बिट प्लेस्ड इन दिस ब्रैकेट। अगर इस कर्ली ब्रैकेट में कॉमा डाल के 2 वेरिएबल्स लिखे जाते हैं तो उनका डेटा आपस में जुड़ जाता है, अपेंड हो जाता है। इस ब्रैकेट का मतलब है आउटपुट आपकी क्या होगी, S0 S1 S2 S3 एंड सी आउट, पूरा एक फुल पैटर्न, ये आउटपुट है। तो देखिए डेटा फ्लो से वही 4 बिट एडर कितना चेंज हो गया, बट इट इज डूइंग द सेम जॉब। किसी और जगह आप इसको एज ए मॉड्यूल कॉल करना चाहें और इंस्टेंस बनाएं कि एक 4 बिट बाइनरी एडर इस्तेमाल करें, और आप 2 4 बिट बाइनरी एडर या उनको मिला के कुछ सर्किट बना रहे हैं, तो आप इंस्टेंशिएट करेंगे इस हेडिंग से, तो अंदर ख्वाह ये डेटा फ्लो का कोड हो या अंदर उसका ये वाला कोड हो, टिल द टाइम ये वाला नाम आपने इस्तेमाल किया है, जो अगर दोनों में एक है या डिफरेंट नाम ये इस्तेमाल करके इंस्टेंस कर रहे हैं, तो जो ये नेम है वो तय कर देगा कि 4 बिट एडर।
लेकिन वो अंदर से गेटों के जरिए से है, ब्लॉक्स के जरिए से है, डेटा फ्लो के कोड के जरिए से है, दैट इज इमटेरियल। नेक्स्ट लेवल पे यूज करने के लिए इसको कहते हैं मॉड्यूलर वे ऑफ प्रोग्रामिंग और रीयूज ऑफ कोड, कि इसमें फिर अंदर की डिटेल लेवल एब्स्ट्रैक्शन जो है वो छुपी हुई हाइड होती है डिटेल, और आपको उसकी जरूरत भी नहीं है, यू नो इट फ्रॉम द पोर्ट साइड। यार इसमें मैंने 4 बिट इनपुट इस पोजीशन पे देनी, 4 बिट इधर देनी है, 4 बिट आउटपुट इधर से मिलेगी और बस, दैट्स इट। वेरी गुड, ओके। अब हम कह रहे हैं कि यार चलें, ये सारे मामले जो हमने इधर देखे हैं अभी तक एडर के डोमेन में, यही सब कुछ अब वैरायटी ऑफ प्रोग्रामिंग के जरिए से हम अपने डिकोडर में भी देखें, क्योंकि वो एक और कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिससे हम अच्छी तरह वाकिफ हो गए हैं। तो हम कहते हैं खाली वेरीलॉग कोड के लिहाज से ये वैरायटी उधर भी देखते हैं कि क्या होती है। वो ये है कि हमने कहा यार देखिए, इसको हम जानते हैं कि डिकोडर क्या होता है, इसको हमने सीखा है, ये हमने यहाँ नाम लिखा। इसकी स्पेसिफिकेशन डिकोडर कैसी जाती है, जैसे इसकी है 2 to 4 लाइन डिकोडर। अब इसके मायने क्या है 2 to 4 लाइन डिकोडर? अच्छा, इसके मायने ये हैं, पहले ब्रॉडर सेंस में 2 to 4 लाइन डिकोडर का मतलब ये है कि इस डिकोडर के, पहले मैं आपको हमेशा हर चीज की, आपको ये 3 किस्म की डायग्राम्स को हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो नाम है, सबसे पहले एक फंक्शनल लेवल डायग्राम आप जरूर बनाएं, ठीक है? उससे उसका फंक्शन आप एलोबरेट कर सकते, विच मीन्स ये डायग्राम कि एक बॉक्स है, उसमें ए बी इनपुट है, अंदर सर्किट की डिटेल अभी आपने दे दी, फंक्शनल ब्लॉक वाली डायग्राम। एक बॉक्स है, उसके 2 ए और बी इनपुट्स हैं, और उसके 4 D0 D1 D2 D3 आउटपुट्स हैं। बॉक्स का सिर्फ नाम है 2 to 4 डिकोडर, अंदर हमने कुछ नहीं बनाया, इसका नाम लिखा है 2 to 4 डिकोडर। ये है फंक्शन लेवल पे डायग्राम, जिसमें हम इसका मेन बात को समझते हैं कि क्या हो रहा है। क्या हो रहा है वो हम फिर इसके बूलियन टेबल में बयान करते हैं कि ये बॉक्स जो हम अभी बताने वाले हैं ये क्या काम करता है, ये ऐसे काम करता है। पहले इसको इस लेवल पे बताने के लिए कि होता क्या है ये 2 to 4 डिकोडर, एज ए इंग्लिश स्टेटमेंट हम बताने के लिए क्या है 2 to 4 डिकोडर का क्या मतलब। जब हम कहते हैं मल्टीप्लेक्सर, जब हम कहते हैं एडर, जब हम कहते हैं डिकोडर, जब हम कहते हैं एनकोडर, जब हम कहते हैं प्रायोरिटी एनकोडर, इनके बेसिक मायने क्या है पहला तो ये पता होना चाहिए। 2 to 4 लाइन डिकोडर ये करता है कि इनपुट पर जो लेट से जो 2 लाइंस हैं, जो भी इनपुट की लाइंस हैं, इस केस में 2 है, 4 आउटपुट की 4 है। अच्छा, ये करता है क्या है कि इनपुट पर, इनपुट की जैसे ये 2 लाइंस है, इन पर कोई भी एक बाइनरी पैटर्न हो सकती है। 2 बिट में 4 पॉसिबल पैटर्न हो सकती है, 2 बिट की 4 पैटर्न हो सकती है, 2 यानी 4 पैटर्न यहां आप फीड कर सकते हो। क्या क्या? 0 0 दे सकते हो, 0 1 दे सकते हो, 1 0 दे सकते हो, 1 1 दे सकते हो। तो ये डिकोडर ये कहता है कि मेरे इन 2 इनपुट्स पे जो आप 4 पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस फीड कर सकते हो, मेरी इन 2 बिट पर जो 4 पॉसिबल इनपुट्स आप देंगे, मैं उनको पहचान लूंगा। मैं बता दूंगा आपको कि आपके ए बी लाइन पर 0 0 है, या 0 1 है, या 1 0 है, या 1 1 है। मैं उसको पहचानूंगा और आपको आउटपुट पे एक बल्ब ऑन करके दिखा दूंगा कि पहला बल्ब जले तो आप समझ जाए कि 0 0, दूसरा बल्ब ऑन हो जाए या एलईडी तो आप समझ जाए 0 1 था वहां, तीसरा ऑन हो जाए तो आप कहें वहां पे 1 0 था,
चौथा होना चाहिए, तो आपके इनपुट पे 1 1 है। इनपुट पे क्या पैटर्न है उसको एक यूनिक लाइन पर ऑन करके एलईडी बल्ब या लेवल डाल के मैं बता दूंगा कौन सा लेवल है। इसलिए ये 2 to 4 है, क्योंकि 2 बिट पे 2 to the power 2 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। 2 to 4, अगर अब इनपुट पे आप 2 की जगह 3 इनपुट्स करेंगे तो अब ये 3 इनपुट से पॉसिबिलिटीज जो है 2 to the power 3 8 बन जाएंगी। 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 और इस तरह 1 1 1। 3 अगर इनपुट्स होंगी तो 2 to the power 3 8 पॉसिबल पैटर्न्स यहां आप फीड कर सकते हो। वो डिकोडर 3/8 कहलाएगा और उसकी आउटपुट पे 8 लाइंस होंगी और इनपुट की पैटर्न के मुताबिक उसकी आउटपुट की लाइन ऑन हो जाएगी, बल्ब जल जाएगा, एलईडी ऑन हो जाएगा, हाई लेवल अप्लाई हो जाएगा या कोई और जो भी एक्टिव लेवल। ये है डिकोडर। ठीक, अब जब फंक्शनली आपने इसको देख लिया कि लेट्स से अब 2 to 4 पे हम दोबारा आ जाते हैं कि 2 to 4 डिकोडर ये होता है। ये फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम। इसका बिहेवियर फिर थोड़ा डिटेल से बताने के लिए बूलियन टेबल। तो बूलियन, अच्छा, अब मैं ये बता रहा हूं आपको। अब बहुत सारी, क्योंकि अब हमने इसको मोटे लेवल पर देख लिया, हमने इसकी, ये देखिए ये चीजें, अब वो सारे स्टेप्स जो आपको हर कॉम्बिनेशनल सर्किट को मामलात करने के वक्त बार बार फेमिलियर होना और बताना जरूरी है। अब चीजें क्या क्या अब हमने सीखी भी हैं और मजीद उनको हर दफा हम करेंगे तो ये चीजें अब आपको पता हो। अब आपने कहा मैं बात कर रहा हूँ लेट्स से डिकोडर की। पहली बात, डिकोडर की बात कर रहा हूँ और मुझे पता है डिकोडर क्या होता है। ये मैंने देखा, डिकोडर को समझा कि डिकोडर का क्या मायने हैं, कि इट डिकोड्स इनपुट बिट्स ऑन अ यूनिक लाइन। ये पहले आपने देखा। फिर आपने कहा डिकोडर में कोई एक टाइप का डिकोडर क्या होता है। अब वो एक टाइप का देखें, स्मॉलेस्ट में 1 बिट इनपुट और 2 बिट आउटपुट हो सकता था। 1 बिट में 2 ऑप्शन हो सकते हैं, 2 बिट इनपुट एंड 4 आउटपुट, 3 बिट इनपुट एंड 8 आउटपुट, 4 बिट इनपुट एंड 16 आउटपुट। तो डिकोडर में जो इनपुट बिट्स हैं, लेट से अगर वो n है, n इनपुट बिट से 2 to the power n आउटपुट बिट्स हैं। ये इन और आउट, इनपुट की लाइंस अगर n है तो आउटपुट की लाइंस 2 to the power। ये जनरल बात हो गई। अब हमने इनमें से एक दरमियान वाला, सबसे छोटा भी नहीं लिया सबसे बड़ा भी नहीं लिया, एक कॉमन सा दरमियान वाला का। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक ऑफ 2/4, 2 इनपुट्स 4 आउटपुट्स डिकोडर। अब हम कह रहे हैं इनमें से एक डिकोडर 2 to 4 हो सकता है। डिकोडर, ओके।
अब हमने कहा अच्छा भाई इसको समझने, बताने, कोड लिखने में क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमें इसकी फंक्शन ब्लॉक डायग्राम बनानी चाहिए, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, टॉप लेवल डायग्राम, इसको कहते हैं फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम। सबसे पहले आपको ये बनाना और इसको समझना जरूरी है। इसके लिए यहाँ इसका नेम होगा जो भी है, ये मैं पूरा लिखूं 224 डिकोडर, ये इसका नाम होगा। यहाँ इधर इसके इनपुट्स होंगे, अंदर की सर्किट इसमें अभी नहीं आएगा, और इधर इसके आउटपुट्स होंगे जो भी है। हमें इसका मालूम था 224 डिकोडर में n is 2 at 2 to power n is 4, तो ये 224 सिर्फ इनपुट आउटपुट लेवल पर हमने बात की। इनपुट के हमने अब कोई नाम तय, अब इस वक्त तय कर रहे हैं, चीजें उसी पे बिल्ट होंगी। हमारी मर्जी थी इन 1 इन 2 कह देते, एक्स वाई कह देते, ए बी कह दें, ये हमारी मर्जी है कि हम किस नामों से इसको डेवलप करना चाहते हैं। या मर्जी है या किसी ने हमें पाबंद कर दिया है, लाइक डिजाइनर, आपका जो बॉस है जिसके लिए आप डिजाइन कर रहे हो उसने पाबंद कर दिया। एग्जाम में टीचर ने आपसे कहा है कि भाई आप इनके ये वेरिएबल नेम रखो। जब पाबंद है किसी भी वजह से, हो सकता है पिछले स्टेज के इंटीग्रेशन की वजह से, हो सकता है किसी मॉड्यूल के यूज की वजह से, हो सकता है यूजर फ्रेंडली की वजह से, तो कोई भी वजह हो सकती है। उसकी वजह से आपके कोई नाम का चॉइस या होगा, मेरे इनपुट्स का क्या नाम हो, मेरे आउटपुट्स का क्या नाम, वो फ्लेक्सिबल है या वो किसी की तरफ से बताया गया है। हम नाम रख रहे हैं, इस वक्त हम कह रहे हैं यार इनपुट्स के नामों में हम ए और बी रखेंगे, ए बी, और आउटपुट्स के नामों के लिए हम D0, D1, D2, D3 रखेंगे, D0, D1, D2 एंड D3 रखेंगे। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने इसका फंक्शनल डायग्राम बना लिया, फंक्शनल थिंग। अब हम इसमें बहुत सारी बातें आएंगी, इसके बिहेवियर और वर्किंग को अब हम थोड़ी डिटेल में, बूलियन, ये हो गया फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, फंक्शनल डायग्राम, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम। ओके, अब हम कहते हैं यार इसके बिहेवियर को थोड़ा सा बयान करना है, तो बूलियन, बूलियन टेबल, इसके बिहेवियर के लिए बूलियन टेबल, बूलियन टेबल, किसी भी चीज के लिए, इसके लिए भी वही है कि यार ये कैसे काम कर रहा है, थोड़ी सी उसमें डिटेल आएगी। अब लेवल्स क्या है, इनपुट के क्या है, आउटपुट के क्या है, तो हम बूलियन टेबल बनाते हैं। बूलियन टेबल में हम कहते हैं ऑलराइट, एक बीच में मोटी लाइन डालें, इसके लेफ्ट साइड पे इनपुट्स लिखे जो हम कहते हैं ए बी, अच्छा चले अभी हम इसको ए बी देते हैं, ए बी फिलहाल, क्योंकि आप ए बी, ये इनपुट एक लाइन डाली, उसके लेफ्ट पे इनपुट्स लिखे, राइट साइड पे आउटपुट्स लिखे। इसमें आउटपुट सिर्फ एक है तो हम इसको कहेंगे डी इज अवर आउटपुट, या इनपुट एंड आउटपुट। अच्छा अच्छा, यहां पर ये जो डी है, आउटपुट्स डी के चार वो हैं, चलो हम इसके डी के नीचे चार लिखते हैं, हम यहीं इसी टॉप लेवल पे लिख लेते हैं। एक डी का जीरो है, डी जीरो है, चार आउटपुट्स हैं, डी जीरो, डी वन, डी टू और डी थ्री। चलिए ये चार आउटपुट्स हैं, तो चारों को हमने हेडिंग में, मैं कुछ इस तरह से लिख रहा था कि आप पहले ऊपर डी लिखे और फिर नीचे चार लिखे, मगर हम ये एक ही लाइन में ये दो इनपुट्स और ये चार आउटपुट्स ये लिख दिया हमने। ओके, अब हम इस टेबल को फिल कर रहे हैं, इसमें अब कुछ हमारे असूल तय होंगे, असूल तय होंगे। एक असूल जो इसके बनाने में डिफर कर सकते हैं कि व्हाट आर द एक्टिव लेवल्स। कोई इनपुट पे जो कंट्रोल लाइंस आती हैं जैसे अनेबल वगैरह,
जो अभी हम बताएंगे आपको, इसमें अभी एनेबल हमने नहीं इन्वॉल्व किया, सिंपल हम अभी कर रहे हैं। एक डिकोडर है जो लाइनों को डिकोड कर सकता है। अभी एक्टिव लेवल में इनपुट के तो हमें पता ही है क्या क्या होते हैं, 0 0 0 1 1 0। एक्टिव लेवल्स या कंट्रोल लाइंस के बताने पड़ते हैं कि यार ये लाइन कंट्रोल किस लेवल से होगी, या आउटपुट्स में बताने होते हैं कि आउटपुट का एक्टिव लेवल क्या है। आउटपुट के और कंट्रोल के दोनों एक्टिव लेवल हो सकते हैं, यानी कहीं पे हमारे लिए हम कहें यार यहाँ 1 अप्लाई करोगे तो एक्शन हो जाएगा, ये सर्किट चल पड़ेगा, अनेबल हो जाएगा। अगर आप 0 अप्लाई करोगे तो ये अनेबल नहीं होगा। आप ये भी तय कर सकते हो कि जब आप 0 अप्लाई करोगे तो ये अनेबल हो जाएगा, और जब आप 1 अप्लाई करोगे तो अनेबल नहीं होगा। तो ये वाली बात कहना कि ये कब अनेबल होगा, किस लेवल से अनेबल होगा, ये हम कहते हैं कि इसका एक्टिव लेवल क्या है। क्या एक्टिव लेवल हाई है जिस पे अनेबल होता है, या एक्टिव लेवल लो है जिस पे अनेबल होता है। इसी तरह आउटपुट्स के बारे में भी, कि जो एक्टिव लेवल आउटपुट का है वो क्या है, 0 है या 1 है। यानी इनपुट पैटर्न पे को जिस आउटपुट ने बल्ब शो करना है ऑन, या ये जिस एक्टिवेट होना है, जिस लाइन ने एक्टिवेट होना है, वो एक्टिवेशन लो से जाहिर की जाएगी या हाई से। यानी लाइन का एक्टिव होना दोनों तरीके से शो हो सकता है। यानी अगर बाकी सारी लाइनें 1 है और हम कहते हैं उस लाइन को हम 0 कर देंगे, तो हम कह रहे हैं कि आउटपुट इज एक्टिव लो। अगर हम ये तय करते हैं कि जो लाइन ने एक्टिव होना है वो हाई होगी और बाकी 0 होंगी, तो हम कहेंगे आउटपुट इज एक्टिव हाई। अभी हम आम तौर पर हमें जहन में ये आता है कि एक्टिव का मतलब है हाई होता है। हम अभी यहाँ पे टेबल और ये काम एक्टिव हाई से करते हैं, मगर ये जरूरी नहीं होता, हम आगे वो करेंगे। तो इसमें हम कहेंगे एक्टिव हाई, आउटपुट इज एक्टिव हाई, ये दिया हुआ है आपको। अगर, और ये दोनों सूरत में आपको पता होना चाहिए, या आपको नहीं दिया हुआ तो आप डिसाइड करें कि मैंने अपने सर्किट में आउटपुट का लेवल, एक्टिव लेवल हाई रखना है या लो। मैंने अभी पहले तय किया कि आउटपुट का लेवल एक्टिव है। ये डिजाइन चॉइस होता है, ये आपको या दिया जाता है या आप चूज करते हैं। तो ये आउटपुट के लिए मैंने चूज किया कि मैं ये सर्किट बना रहा हूं, आउटपुट मेरी एक्टिव हाई होगी, यानी जिस आउटपुट को मैंने एक्टिव शो करना है वो हाई होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने इस पर टाइम ज्यादा आपको दिया। अच्छा, अब क्या इसका क्या मतलब है कि अब ये 4 इस पर पैटर्न आते हैं इनपुट पे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। इन 4 पैटर्न्स को इस डिकोडर ने पहचान के एक लाइन को एक्टिव करना है। 0 0 पे इसने इस लाइन को एक्टिव करना है। अब मेरा क्योंकि तय ये है कि मेरी आउटपुट इज एक्टिव हाई, तो मैंने अगर इस लाइन को एक्टिव करना है तो इसको मैं 1 करूंगा, बाकी सबको 0 करूंगा। ये मुराद है एक्टिव हाई से। अगर मैं तय करता कि मेरी रिक्वायर्ड आउटपुट इज एक्टिव लो, यहां लो का बात करता, तो मैं कहता कि मेरी जो रिक्वायर्ड आउटपुट जिसने एक्टिव होना है वो लो होगी और बाकी सबको 1 करता। ये है मुराद क्या है। तो अभी मैंने एक्टिव हाई का ऑप्शन लिया है, तो फिर 0 1 के लिए ये वाला हाई होगा और ये सारे 0 होंगे। 0 2 जब इनपुट पे होगा, यानी कि 1 0, सॉरी 0 2 कह रहा हूं, 1 0, तो फिर मेरा ये हाई होगा, बाकी लो होंगे। और जब मेरा यहाँ 1 1 है 3, तो D3 हाई होगा और ये मेरा सिंपल 2 to 4 डिकोडर विद एक्टिव हाई आउटपुट, सिंपल। अब चीजों में और चीजें ऐड होती हैं, बेसिक तो ये है। और इसमें एक ऑप्शन मैंने बता दिया कि मैं अगर एक्टिव हाई की जगह यहाँ एक्टिव लो लूं, यहाँ कहूँ कि ये मेरा एक्टिव लो है आउटपुट, तो ये सिर्फ फर्क कहाँ पड़ेगा कि मेरी जो एक्टिव आउटपुट है वो 0 और बाकी दूसरी 1 हो जाएंगी। ये टेबल उल्टा हो जाएगा, जैसा कि आपने यहाँ देखा होगा कि ये इसने जो सर्किट दिया था ये वो था, देखे D0 जो एक्टिव हो रहा था वो 0 हो जाता था, बाकी 1 हो जाता था, ये 0 हो जाता था। इसने एक्टिव लो वाला बनाया था। तो ट्रेडिशनल पहले हम ले लेते हैं, फिर दूसरा इसमें हम एक्टिव लो जैसी कहेंगे वो सारे सिर्फ आउटपुट वाली साइड हो जाए।
अब चीजें और हमेशा ऐड होंगी हर सर्किट में, ये अब एडिशनल काम आएंगे हर में, कि यार इसके अंदर हम कहते हैं यार कोई एनेबल कंट्रोल भी डालो। एनेबल एक आम सा कंट्रोल हर जगह जरूरत पड़ जाती है, जैसा कि उसका नाम कहता है। अनेबल का मतलब है क्या ये सारा काम जो ये कर रहा है इसको अनेबल कर दें तो ये सब कुछ काम ऐसे ही होगा जैसे हो रहा है, और अगर उस लाइन को हम कह दें डिसेबल तो सारा काम डिसेबल हो जाएगा। तो अनेबल जैसा कि नाम से जाहिर है आमतौर पे ये होता है कि आप उस लाइन को एक कोई लेवल दे दें तो सारा काम चल पड़ता है, यानी जैसे वो ना डिपार्टमेंट गो फाइन रन, और एक ही है कि स्टॉप, सारा काम रुकता है। ये नहीं है कि कोई एक चीज को लिए वो अनेबल डिसेबल है, सारे काम के लिए अनेबल कर दो। सारी एक्टिविटी को अनेबल कर दो, या डिसेबल कर दो। आपको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन पे नजर आ रही है? यस सर। ओके, अच्छा। अब वो लाइन का यहाँ पे एक कोई एडिशनल ऊपर या इधर कहीं पे भी हम एक लाइन जो इसने कहना है एवरीथिंग शुड वर्क और नॉट, इसका नाम हमने रख दिया यहाँ इधर इस चिप के एंड पे, लेट्स इसका नाम हमने अनेबल, अनेबल के लिए ई। चलो ये हमारा चॉइस था। कई जगह आप देखोगे अनेबल, कई जगह आप देखोगे ई एन, कई जगह आप देखोगे ई, तो हम फिलहाल यहाँ ई नाम ले रहे हैं अनेबल के लिए। ई मींस अनेबल। ये भी इनपुट कंट्रोल है, इसको कंट्रोल लाइन कहते हैं। ये इनपुट डाटा है, ये दोनों इनपुट का डाटा है, ये आउटपुट का डाटा है। ये इन इस चिप के बिहेवियर के लिए कंट्रोल लाइन है, इसको कंट्रोल लाइन कहते हैं। इनपुट लाइन, आउटपुट लाइन, कंट्रोल लाइन। ये अनेबल इसको कंट्रोल करेगा कि यार ये सारा मामला ऑन हो या सारा मामला ऑफ हो। अब इसके बारे में भी जैसे मैंने कहा था, पहला फैसला आपने डिजाइन में या किसी को समझने में ये हो, क्या ये अनेबल लाइन एक्टिव हाई है आपके डिजाइन में या एक्टिव लो है। अच्छा, चलो इसको भी हम अपने ट्रेडिशनल स्टाइल पे के जैसे होता है अनेबल का मतलब जैसे कि आउटपुट किसी चीज का होना हम अक्सर हाई से समझते हैं, हाई से समझते हैं, हालांकि ये चॉइस दोनों हैं। ठीक है, यहां पर भी हम ये कहते हैं कि अनेबल इज एक्टिव हाई। हम इस सर्किट में पहले जो अभी बना रहे हैं इसमें हम इसके मायने समझने के लिए हम कहते हैं यार ये अनेबल का कंट्रोल भी जो है ना एक्टिव हाई। एक्टिव हाई का मतलब क्या है? अनेबल का एक्टिव हाई का होने का क्या मतलब है कि अगर 1 होगा तो ये अनेबल हो जाएगा, सिस्टम अनेबल हो जाएगा, काम करेगा। एक्टिव हाई का ये मतलब है। और अगर यहाँ 0 अप्लाई कर देंगे तो डिसेबल हो जाएगा, नॉट अनेबल, डिसेबल। ये मायने एक्टिव हाई होना का मतलब है कि कंट्रोल जब हाई होगा तो वो काम करेगा, एक्शन करेगा। तो 1 से ये अनेबल होगा आपकी ये वाली सर्किट, और 0 से डिसेबल होगा। यहां पर अगर आपने एक्टिव हाई का चॉइस लिया है तब, अगर आप यहाँ एक्टिव लो का चॉइस ले लो फिर ये काम उल्टा हो जाएगा। फिर लो 0 अप्लाई करेंगे तो अनेबल हो जाएगा, 1 अप्लाई करेंगे तो डिसेबल हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, ये एक्टिव हाई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर कंट्रोल लाइंस एंड आउटपुट लाइन। यस सर। अभी हमने एनेबल को कहा कि ये 1 से होना है। अब इस बात को जो हमने कही है इस टेबल में भी हमें दिखाना जरूरी है, जो बूलियन टेबल है। कैसे दिखाएं? हम कह रहे हैं 1 से अनेबल होगा, इसका मतलब है अगर ये कंट्रोल लाइन पे 1 हो तो सारा कुछ काम करता रहे, और 0 हो तो सारा कुछ रुक जाए। अच्छा जी, हमने ये अनेबल की एक लाइन ऐड की यहां, और इसमें हम कह रहे हैं अगर 1 हो तो सारा कुछ ऐसे ही चलता है। ये सारा कुछ जो चल रहा है वो ये है कि जब इन पर इनपुट आती है तो ये लाइन एक्टिवेट हो जाती है। तो इसको चलाने के लिए ये यहाँ पर 1 होना चाहिए कि अनेबल पर 1 हो, फिर ये चलना चाहिए। तो
तमाम केसेस में जब ये काम ये वाला कर रहा है तो अनेबल पे हम 1 डालें। अब हमारी इनेबल लाइन पर ये 1 होना चाहिए फॉर दिस होल थिंग टू कीप वर्किंग एज इट इज, यानी जब 1 है तो ये पूरा अपने अपने काम कर रहे हैं। 0 0 पे ये वाली लाइन, 0 1 पे ये। अब हम कह रहे हैं नहीं, अच्छा ये तो हो गया, हाउ अबाउट डिसेबल? हाँ, कि अनेबल की लाइन को 0 कर दो, 0 कर दो अनेबल की लाइन को। अब जब 0 करोगे तो ए और बी पे कुछ भी हो, 0 0 0 1 हो, 1 0 1 1, ये नीचे के कोई भी चीज हो, इमैटेरियल इनपुट अब आप अप्लाई करेंगे, आउटपुट पर कोई एक्टिव लेवल अपीयर नहीं होगा। जैसे पीछे यह था कि जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं वो आउटपुट पे शो हो रहा है, अब इनपुट पे कुछ भी अप्लाई करते रहे, आउटपुट मुस्तकिल ऑल जीरोस। लेट से कोई तय कर ले, एक डिफॉल्ट लेवल होता है, डिसेबल्ड का एक लेवल। हमारा डिसेबल की इंडिकेशन ये है कि कोई भी आउटपुट लाइन एक्टिव नहीं है, सारी इनएक्टिव, ऑल जीरो। अब आप इधर इनपुट बदलते हैं, कभी 0 0 दे, कभी 0 1 दे, कभी 1, कुछ नहीं होना। क्यों? इस 0 ने इसको डिसेबल कर दिया। दिस लाइन इज ए डिसेबल फंक्शन, ये है डिसेबल, ये डिसेबल का फंक्शन है। ये सारा कुछ अनेबल्ड फंक्शन, अनेबल होकर ये काम होते हैं, ये अनेबल का रोल है। अब अगर मैं यहां कह दूं, या आप बना रहे हैं, कई जगह हम बनाएंगे, उसके वजह है मैं आपको बताऊंगा। अक्सर ये एनेबल अक्सर एक्टिव लो बनते हैं, यहां समझने में तो हमने ये ले लिया, और उसकी वजह है एक्सपेंशन में वो काम आता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं ओके अनेबल, ये बेशक आउटपुट एक्टिव हाई ही रहे, और मैं कहूं अनेबल इज एक्टिव लो, तो फिर आपके यहां का डिस अनेबल पर लो आ जाएंगे सारे एक्टिव लो, और डिसेबल के लिए 1 आ जाएगा। अगर मैं एक्टिव लो वाला अनेबल कहूं, फिर ये हो जाएगा, सारा बाकी वही रहेगा मगर ये उलट जाएगा। अच्छा, ये हो गया। अब यही वाली बात, जैसे मैं ये तो बता ही दी कि आउटपुट अगर एक्टिव हाई की जगह एक्टिव लो करूंगा तो फिर वो ये वाले लेवल उलट जाएंगे। चलिए, ये हो गया, ये बातें अब हमने देख ली। अब हम इसी में थोड़ा सा एक और बात भी देखना चाहते हैं कि ये जो एक्सपेंशन करते हैं, ये क्या चीज है? एक्सपेंशन की क्या चीज है? कि मैं कहता हूं यार, 2 2 to 4 डिकोडर मिला के एक 3 to 8 डिकोडर बनाना। जैसे 2 हाफ एडर से फुल एडर बनाया था, वहां पर हमें अनेबल वाली जरूरत नहीं पड़ी थी, वहां हमें कनेक्टिविटी से वो मसला हल हो गया था। अक्सर जगह मेमोरी के मौजूद डिकोडर, एनकोडर, मल्टीप्लेक्सर, उनमें छोटे डिजाइन से बड़े डिजाइन में जाने का मॉड्यूल्स कनेक्ट करके एक कॉमन तरीका यह है कि आप उनकी मल्टीपल मॉड्यूल्स लें और उन्हें किसी तरीके से इकट्ठा करके काम करना सिखा दें, तो वो बड़ा मॉड्यूल बन जाता है। जैसे अगर मुझे अब जरूरत है कि मैंने यार बनाना है 3 to 8 डिकोडर। 3 to 8 डिकोडर क्या मतलब है? इनपुट n इज 3 और आउटपुट 2 to the power n इज 8, 2 raised power 3 8 होता है। इसको बनाने का एक तरीका जैसे हमने फुल एडर में किया था, एक तरीका ओके ले भी ये बना है, ये करें। यहाँ ये 3 to 8 डिकोडर है, ठीक है, इधर 3 लाइनें दें ABC। अच्छा, अभी 3 to 8 पे जाने से पहले हम इसकी सर्किट डायग्राम को भी कर लें। पहले 2 to 4 का फंक्शनल डायग्राम, 2 to 4 के अनेबल और विदाउट अनेबल बुलियन टेबल, अब 2 to 4 का ही सर्किट। अच्छा, अब बेसिक इस वाले को छोड़ देते हैं, ये ऑप्शन था, ये भी ऑप्शन था। हम ये वाला कि एक्टिव हाई अनेबल के साथ और एक्टिव हाई आउटपुट के साथ 2 to 4 डिकोडर की ब्लॉक सर्किट डायग्राम क्या होगी? डिकोडर के सर्किट डायग्राम ये होगी कि आप 4 गेट्स एंड गेट्स लगाएंगे, और इन्हें आपने कोई किसी और के जरिए से जोड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये 4 गेट्स, हर गेट एक
डी आउट के लिए, D0 के लिए एक गेट है। क्यों मैं कह रहा हूँ ये डायरेक्टली गेट है, D0, D1, D2 और D3, D2, D3। ये अब मैं इसकी सर्किट डायग्राम विद रीजन आपको बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये 4 आउटपुट्स होंगे D3। इसको आप, ये एंड गेट्स हमें पता है कि इनका काम ये होता है कि अगर इनके इनपुट्स पे आप सब चीजों को 1 कर दें तो इसकी आउटपुट 1 होती है। अब हम ये चाहेंगे कि D0 के लिए जो D0 की इनपुट है ये, इसको हम गेट पे 1s की शक्ल में ले आए। D1 के लिए ये इनपुट को 1s की शक्ल पे ले आए। D2 के लिए इस इनपुट को 1s की शक्ल में ले आए और ये 1। अगर जब जब भी हम इस इनपुट को, जो आउटपुट हमने एक्टिवेट करनी है, उसकी इनपुट पे ऑल 1s ले आए। और वो ऑल 1s क्या होते हैं हम पहले से ही जानते हैं, मिनटर्म। वो जो हमने मिनटर्म के नाम से एक चीज समझी हुई है कि ए बार बी बार जो हम कहते हैं 0 0 पे, एक्चुअली हम ये कर रहे हैं कि ये A0 है, इसको 1 कर रहे हैं, बार कहने का मतलब है ये B0 है, इसको 1 कर रहे हैं। तो हम जो मिनटर्म लिखते थे अपने एक्सप्रेशन में और गेट्स पे, वो ये बात थी कि हम उस गेट पे वो चीजें ए बार बी बार का 1 लाते थे, यहाँ पे ए बार बी को 1 करके लाते थे, यहाँ ए बी बार को 1 करके ला, ये। तो अब मैं अगर इस गेट पर ये 4 ये मेरे 2 इनपुट हैं। जी सर, जो ये D0 है सर, इसके लिए A बार B बार हो जाएगा ना सर? करेक्ट, ये मेरे इनपुट था बेसिकली, ये 2 हैं ए बी। अब मैंने इनमें से हर एक गेट को ये यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ मिन टर्म जिससे कि वो हाई हो जाए वो देनी। पहले गेट को ए बार बी बार, तो मैं ए को लाऊंगा इधर से, चलो ए को नहीं लाता, मैं यहीं पे एक लगा देता हूँ, इनके आगे ही ये लगा देता हूँ, ए बार भी और बी बार भी। अब मेरे पास ये चारों चीजें हैं, ए और बी भी हैं और यहाँ ए बार बी बार भी है। जो भी चीज मुझे चाहिए होगी मैं इस्तेमाल करूंगा। ये है ए बार और ये है बी बार, ठीक। अब मैं कहता हूं इस गेट पे मुझे क्या चाहिए, मैं टेबल से देखता हूँ, ट्रूथ टेबल से। यहां मुझे चाहिए ए बार बी बार, ए बार बी बार। अच्छा जनाब, अगर ए बार बी बार चाहिए, इससे ये 1 हो जाएगा और D0 हाई हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ ऑलराइट, फिर मैं ये ए बार को उठा के इधर कनेक्ट करता हूँ और बी बार को उठा के इधर कनेक्ट कर देता हूँ। ये इधर का सर्किट पूरा हो गया। अच्छा जी, दूसरा D1, D1 के वाले में, ये D1 वाला है, A बार B। ए बार बी, वो मैं कहता हूँ चलो यार इधर से मैं लाता हूँ ये ए बार को ए उठा के लाया और इधर कनेक्ट कर दिया, क्योंकि मुझे यहाँ चाहिए ए बार, ये पहले लिख लेता हूँ, ए बार और बी। तो ए बार को इधर से ला के कनेक्ट किया, इधर से यहां से लाया, जहां क्रॉस होगा कनेक्ट होगा वहां मैं डॉट डालूंगा। ये आप रूल बना लेते हैं, जहां ये नहीं पड़ा हुआ ये क्रॉस कर गया, बजाय इसके कि ऐसे करके शो करें, ये भी एक तरीका हो कि जहां नुक्ता डाल दिया वो कनेक्टेड है, जहां नहीं डाला वो कनेक्टेड नहीं। तो ए बार और इधर से अब मुझे बी चाहिए, तो मैं अब बी को लेके आऊंगा, ये तीसरे गेट पे मुझे क्या चाहिए, ए बी बार। ये मैंने वहां से लिखा, टेबल से लिखा या बूलियन एक्सप्रेशन लिखा, ए बी बार। तीसरा ये है, ये वाला ए बी बार। तो मैं कहता हूं इधर तो ए चाहिए, ऑलराइट, मैं यहां से ए को इधर से ले आता हूँ, ये मेरी मर्जी है, यहां से ले आता हूँ ए को, ये नुक्ता डालूंगा और इधर से ए लाऊंगा, ये ले आया। मैं अभी बड़ा डायरेक्ट बना रहा हूँ, कोई बात नहीं। ए बी बार चाहिए, बी बार यहां से, ये रहा बी बार, ये बी बार है, इसको मैं यहाँ नुक्ता डालूं और यूं करके ये बी बार आ गया। इधर मुझे क्या चाहिए, ए बी, ए बी, ये ए बी यहां से ए बी, ए बी, ए बी चाहिए तो मुझे कोई इन्वर्ट नहीं चाहिए। ए वाले के लिए मैं इधर से ये लीजिए, यहां से मैं ए इधर तक तो आ ही रहा था, मैंने यहां से ले लिया, इधर दे दिया।
और बी मैं उधर से ले आया, चलें शुरू से ले आया, बी इस जगह से डॉट डाल के और बी को ले आया। ये लीजिए, मैंने अब क्या किया कि इन पैटर्न्स को इस गेट पर ऑल वंस करके लाया। जब 0 0 होगा, आप देखिए जब 0 0 होगा तो यहां पर 1 1 है और इसकी आउटपुट 1 हो जाएगी। बाकी सारों में दोनों 1 नहीं होंगे। जब ये 0 0 है तो ये 1 होगा, ये 0 होगा। इसमें ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। तो बाकी सारे 0 होंगे, एक 1 होगा और मेरा ये डिकोडर काम कर गया। और दूसरा, जब मैं ये पैटर्न होगा तो सिर्फ ये गेट एनेबल्ड होगा और इसकी आउटपुट 1 होगी, बाकी सबकी आउटपुट 0 होगी। यू कैन टेस्ट इट फॉर ऑल केसेस। और लॉजिकली ऐसा है, यही मिन टर्म का कॉन्सेप्ट था जो हम अब तक इस्तेमाल कर रहे थे। वहां पर हम इसके आगे और गेट की भी जरूरत होती थी, पहले हमें मिन टर्म्स को जमा करने की कुछ सर्किट्स में वो जरूरत होती है। यहां सिर्फ इस लेवल को एक्टिवेट करने का जो बेयर मिनिमम था डिकोडर में, सिर्फ वो चाहिए होता है जो हमने इस्तेमाल किया। जी आप कोई सवाल पूछ रहे थे? somebody was asking a question। जी नहीं, अच्छा। अब यहीं पे मैं आपको वो दिखा देता हूं कि यार सर यहाँ एक बार सर है एक बात जी सर, ये देखिए लिखा हुआ 0 0। जी जी मतलब जैसा जब ए और बी दोनों ऑफ होंगे तो वो डी 0 होगा, यस ऐसे ही है सर। यस जब ए ऑफ होगा और बी ऑन होगा तो वो डी डी 1 हो जाएगा, वो जी एक्टिव हो जाएगा डी 1। करेक्ट। ऐसे ही जब ए एक्टिव होगा और बी ऑफ होगा तो वो डी 3 हो जाएगा। यस, और जब ये 1 1 सही है होंगे तो ये 3 है और ये 3 वाला ऑन होगा, बाकी ऑफ होंगे। सर। यहाँ सर्किट में जो विषय हम यहाँ पे जब वो इसको पावर पावर देंगे सर, पावर में हम क्या करेंगे ना सर, ए को ऑफ करेंगे, बी को ऑन करेंगे, हाँ तो डी 0 को ऑन करेगा इस तरह। बिल्कुल। अब आप यहाँ लेवल दे के देख लें ए और बी पे। अब आपका एक्चुअल सर्किट हमने जैसे शुरू में पैच भी करके देखा था, आप पैच भी करके देख लें, आप यहाँ पर कैलकुलेट करके लेवल्स भी देख लें, आप बुलियन एक्सप्रेशन भी देख लें, सब में ये बात टैली होगी। पहले इस फिजिकल सर्किट पे हम देख लें कि मैं कह रहा हूं अगर ए और बी पे मैं पहले यहाँ 0 लेवल कनेक्ट करूं, यहाँ 0 अर्थ से कनेक्ट करूं, ए और बी को अर्थ से लगा दूं, ठीक है? जी सर। अब क्या होगा, ये 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1, ठीक है। अच्छा, अब ए बार बी बार पे क्या कनेक्ट होगा? 1। अब मैं पहला कॉम्बिनेशन ले रहा हूं, 0 0 के साथ यहाँ क्या लगेगा? 1 1। अच्छा, यहां जब 0 0 था तो ए बार पे क्या लगेगा? 1 और यहाँ क्या लगेगा? 0। अच्छा, यहाँ 0 0 था तो ए पर आएगा 0 और बी बार 0 पे 1 क्या आएगा? 1, ठीक है। अच्छा, ए पर क्या होगा? 0 और बी पे क्या होगा? 0। सही है। जो अब आप चारों गेट्स को देख लो, किस गेट पे बोथ वंस हैं? खाली इस गेट पे बोथ वंस। D0 विल बिकम हाई। बाकी सब में कोई एक या दोनों 0 है। अगर एक भी 0 है तो वो 0 रहेंगे, ये सारे 0 हो जाएंगे। यानी अब ये 1 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0। ये इसका पहला डिकोडर का स्टेप हो गया, इस लाइन का काम, इस लाइन का काम, ये वाला। सही हो गया सर। इसी तरह अब आपने ए बी में 0 1, तो यहाँ 0 और यहाँ 1। अब आप बिल्कुल उसी रूल पे देखें, आप देखेंगे सिर्फ यहाँ, क्योंकि ये 0 से ये 1 हो गया, ये 1 होगा, 0 की वजह से ये 1 हो गया, और बी क्योंकि 1 है तो यहाँ पे बी भी 1 होगा। सिर्फ इस गेट पे ये 2 1 है, बाकी सारों पे आप चेक कर लीजिए कि अगर ये 0 है तो आपका ये 1 होगा, लेकिन बी पे ये 1 है तो बी बार 0 हो जाएगा। अब ये डीएक्टिवेट हो गया तो ये वाला 0 हो गया, इस पर दोनों 1 है तो ये वाला 1 हो गया। ये मैंने 0 ठीक कर दूं। अच्छा, अब इस पे देख लीजिए, ए पे 0 है, यहां 0 ही आएगा, ठीक है। बी पे 1 है, बी बार 0 हो जाएगा। ए पे 0 वैसे ही आ गया,
बी पे 1 था, बी बार की वजह से वो 0 हो गया, आउटपुट 0, ये 0। अच्छा जी, इस पे आ जाते हैं, A is 0, all right. B is 1, all right. 0 और 1 की वजह से ये भी 0। अब आप देखिए ये D1 वाला काम हो गया। ये वो चीज है जो मिन टर्म हम कहते थे, ये मिन टर्म्स हैं, जो मिन टर्म एक्टिवेट होती है उसका गेट हाई होता है। जी सर। ओके, और ये बड़ा बेसिक चीज है जो आपने हर जगह इस्तेमाल करनी है और पहले भी की है और अब भी, ये हमने देख लिया। इसी तरह अब आप यहाँ 0 1 की जगह 1 0 को भी ट्राई करो तो ऐसा ही होगा कि यहाँ 1 आएगा, बाकी इन पे 0 0 आएंगे, इसी असूल से बिल्कुल एक्चुअल डिटेल में। और जब आप यहाँ 1 1 देंगे तो आप देखोगे कि इधर 1 आ जाएगा, इन सारों पे 0 होगा। ये इसकी डिटेल डायग्राम, आप फिजिकल सर्किट पे लेवल मेजर करें, डायग्राम में 0 1 से करें, एक्सप्रेशन से करें, बुलियन एक्सप्रेशन में ये वैल्यूज लिखें, यानी एक तरीका था बुलियन एक्सप्रेशन लिखे उसमें ये वैल्यूज डालें, फिर भी यही होगा। ये हो गया। अच्छा, इसी पर अब मौका है कि हम अनेबल को भी देख लें। हम कहते हैं अनेबल हाई, यानी जब अनेबल पर हाई हो तो ये सर्किट काम करे। इसका मतलब है जब अनेबल की लाइन, मैं यहाँ इसके लिए जरा सा आपको सर्किट कलर बदलने का मैं चाहूंगा, ये अगर इनेबल की लाइन मेरी हाई है तो अनेबल हो, तो गेट के लिए हाई को डायरेक्ट कनेक्ट होना, हर एक गेट पर, यहां से गए इधर चले गए, इस गेट पर कर दिया, इधर से गए इधर किया, यहाँ चले गए, इधर से गए यहाँ आए, यहाँ कर दिया, यानी ये 3 इनपुट अप गेट है। ये यहाँ पर मैं ये थोड़ा थोड़ा इनको बड़ा कर दूं गेट्स को, ये छोटे थे। अब ये 3 इनपुट गेट्स हैं। एक तो ये कि 3 इनपुट गेट चाहिए, एक और लाइन की जरूरत थी, और अनेबल हाई है तो मैंने अनेबल की लाइन को डायरेक्ट उन पर लगाया। क्यों? ये गेट जब हाई होते हैं तो अनेबल्ड होते हैं। आपको पता है, देखिए गेट को हम इसे गेट क्यों कहते हैं, एंड गेट असल में क्या है? एंड गेट ये है, मैंने पहले भी बताया था, कि अगर इसके एक लाइन पर आप 1 कर दें तो दूसरी लाइन पे जो भी कुछ इनपुट होगी वो बाहर जाएगी, इसलिए ये 1 इसको एक किस्म का एनेबल देता है। इसकी मिसाल ये है कि अगर आप दूसरी लाइन पे आप एक क्लॉक दे दें जो 1 और 0 1 और 0 हो रही है, आप देखेंगे कि ये अगर ये 1 है तो जब यहाँ 1 होगी तो ये 1 निकल आएगा, जब 0 होगी तो 0 निकल आएगा, तो आप बाहर आपको एक क्लॉक नजर आएगी। यहाँ 1 था तो क्लॉक अंदर इनपुट से आउटपुट पे जा रही है, वैसी की वैसी। अच्छा, इसको अगर आप 0 कर देंगे, इसको आप 0 कर देंगे, अब फिर यही क्लॉक दे रहे हैं, तो ये मुस्तकिल 0 रहेगा, 0 रहेगा, नो क्लॉक विल वैनिश। इस कॉन्सेप्ट पे हम इसको गेट कहते थे कि अनेबल हो गया तो चल गया, डिसेबल हो गया तो नहीं चल रहा। यही काम यहां होगा कि आप अगर एनेबल की लाइन को तीसरी इनपुट के तौर पर डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं, तो जब ये लाइन 1 होगी तो इसका मतलब है इस लाइन ने तो ओके दे दिया कि भाई मेरी तरफ से तो अनेबल्ड हो, अब तुमने जो भी काम बाकी कर रहे हो वैसे चलेंगे, चलते रहेंगे। अगर मैं कहूं नहीं, मैं इस लाइन को 0 कर दूं, अब ये ओवर रूलिंग हो गया, ये सारों पे 0 आ गया, और इसने कहा भाई अब जो मर्जी करते रहो बाकी लाइनों पे, मैंने तो आउटपुट को फिक्स कर दिया 0 पे। तो ये डिसेबल वाला फोर्ड आ गया कि जब ये 0 होगा अनेबल तो सारा कुछ 0, ये है डिसेबल। यानी आपकी अभी अनेबल लाइन अगर E इज 0, इफ E इज 0 ऑल आउटपुट्स आर 0, और ये डिसेबल्ड मोड है। लेकिन अगर E इज 1, इनपुट पे E इज 1, तो फिर आपका ये पूरा फंक्शन जो आउटपुट का था वो पहले की तरह चलता रहेगा, हर काम चलेगा। ये बात हमने यहां भी कही थी कि जब ये 1 था, ये 1 था हमारा, तो ये सारे काम नॉर्मल चल रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने इसको 0 किया तो हमने कहा कुछ भी इधर करते रहो, आउटपुट 0 पे फिक्स होकर रुकी रहेगी, डिसेबल का काम हो गया। ये बात अनेबल लाइन का मतलब होता है। अब जैसे मैंने आपको ये बताया कि हम अक्सर जगहों पे हमारी ख्वाहिश होती है कि अनेबल लाइन एक्टिव हाई की बजाय एक्टिव लो हो,
एक्टिव लो का मतलब ये है कि अगर ये लाइन लो करें तो ये काम करे। अक्सर हमारी ये वाली ख्वाहिश होगी ये, तो अब वो भी कोई मसला नहीं है। एक्टिव लो का मतलब सिंपली क्या होगा, यहां एक इन्वर्टर लगाओ। इन्वर्टर से क्या होगा कि जब आपका इधर 0 होगा तो यहां ये हाई होकर आपके गेटों को नॉर्मल एनेबल करेगा हाई से। अच्छा, ये गेटों को तो हाई से ही एनेबल कर रहा है, मगर कंट्रोल लाइन पर आप कह रहे हैं कि 0 मींस एनेबल। अब एक्टिव लो का मतलब 0 मींस आपका सर्किट एनेबल हो गया। एक्चुअली सर्किट तो अभी भी वहां 1 से ही एनेबल हो रहा था जैसे पहले है, मगर इस इन्वर्टर की वजह से एज ए आउटसाइड यूजर आप कह रहे हैं भाई मेरा सर्किट तो 0 से एनेबल हो रहा है, तो ये एक्टिव लो एनेबल का केस ये बन जाएगा अगर यहाँ एक इन्वर्टर लगा के यही काम करें। एक्टिव लो एनेबल है। तो फिर क्या होगा, टेबल में इसका मायने ये होंगे कि भाई जब लो है तो ये काम करेगा लो, एक्टिव लो, इट विल वर्क। 1 होगा तो फिर कुछ नहीं करेगा, ये वाली लाइन हो जाएगी 1। कुछ भी इनपुट पे करते रहो, आउटपुट विल स्टे फिक्स। हम कई जगह आपको ये वाला एनेबल दिखाएंगे और यूज करेंगे। उसकी वजह ये है कि अगर हमें ये एक्सपेंड करना पड़े, जैसे 2 हाफ एडर से एक फुल एडर बनाते हैं, इस 2 to 4 डिकोडर से हमें अगर 3 to 8 ओके, अब हमें अगर 2 2 to 4 डिकोडर जोड़ के एक 3 to 8 डिकोडर बनाना, ठीक है। अब हमें ये अनेबल बहुत काम आएगा। अभी वो देख लेते कैसे काम आएगा। पहले ये देख लो 3 to 8 डिकोडर के मायने क्या है, फिर हम करते हैं। 3 to 8 डिकोडर का मतलब ये है कि अब आपके इनपुट 3 होंगे एबीसी और 2 to the power 3 आउटपुट्स होंगे D0 से लेके और D7 तक। और आपका ट्रूथ टेबल अगर यही वाला होगा तो ट्रूथ टेबल विल बिकम वेरी लॉन्ग। आपके एबीसी अब हो गए 3 बिट्स एबीसी, इन पे पैटर्न 000 से लेकर 111 8 पैटर्न, और यहाँ D0 से लेकर और D7, और फिर ये पहले वाले में D0 हाई है, ये सारे 0 हैं। दूसरे में ये हाई है, ये सारे 0 हैं। तीसरे में ये हाई है, ये सारे 0, और आखिर में ये हाई है और ये सारे 0 हैं। ये आपका 3 to 8 डिकोडर होगा। अब हमें एक तरीका, हम ये बड़ा सा डिकोडर डायरेक्टली बना दें, 8 एंड गेट्स यहाँ लगाएं। पहले 4 लगाए थे, अब 8 लगा दें, और उन पर उसी तरह वो सारे मिनटर्म ज्वाइन करें, इन्वर्ट ए बार बी बार सी बार ए बी बार, वो 3 और ये डिकोडर डायरेक्ट बना ले। एक तरीका ये है। मगर एक तरीका आमतौर पे हम क्लेवरली हम कहते हैं यार एक मॉड्यूल हम बना चुके हैं, इन्हीं को जोड़ के क्यों ना बनाएं, क्या जरूरत है। या हमारे पास हार्डवेयर में 2 to 4 वाले डिकोडर्स हैं और हमें जरूरत पड़ गई 3/8 डिकोडर की, तो अब हम कहते हैं यार क्या करें, वो खरीदें, या हम वी आर स्मार्ट इंजीनियर, हम इनको जोड़ के 3 to 8 डिकोडर कर दें, मसला हल करें। बॉस का प्रॉब्लम है कि उसने कुछ इंप्लीमेंट करना है, आप कहें चले सर ऑर्डर दे दें, मंगवा लेते हैं, तो वो एक हफ्ता आपका ज़ाया हो गया। आपके पास 2 to 4 डिकोडर पड़े थे, आप उन्हें जोड़ के 3 to 8 बना लें, और कोई इसमें बिग डील नहीं है। इसमें हमारा ये जो स्मार्टली, अगर आप ये अनेबल कंट्रोल स्मार्टली इस्तेमाल कर लें तो ये काम करना इज नो प्रॉब्लम। और वो क्या है कि आप कहते हैं अच्छा मैं एक लेता हूं 2 to 4 का, ये मैंने पहले भी आपको एक दफा इस बात को किया था। अब इसको अनेबल को समझने के बाद आपको ज्यादा इसकी समझ आएगी। आपने कहा मैं ये करता हूं कि मैं वही 4 वाला, इधर भी 4 वाला है, इधर 2 to 4,
इस पे 2 इनपुट्स देंगे, 4 आउटपुट देगा। ये आपने 2 2 to 4 वाले ले लिए, इनको कहा कि ठीक है। अच्छा, अब मसला क्या है कि अगर आपकी ये 2 लाइंस हैं ए बी, अच्छा अब आपका आपने बनाना क्या है, 3 to 8 डिकोडर। तो अब आपकी लाइनें तो बेसिकली 3 है, ए बी और सी, और आपको इन 8 लाइंस पे D0 से लेकर और D7 तक शो करना है। D0 से, ये आपका एम है, एम ये है। लेकिन क्योंकि ये 2 to 4 डिकोडर है, ये इन दोनों का ए बी है, ये इसका ए बी है, 2 लाइनें ही है ना इनके पास, इसका ए बी है, ये इसका ए बी है। तो अब आप कहोगे यार ये दो दो इनपुट्स हैं दोनों की, अगर मैं ए बी इधर भी कनेक्ट कर देता हूं और यही ए बी इधर भी कनेक्ट कर देता हूं, तो अब होगा क्या, क्या ये 3 to 8 डिकोडर बन गया? नहीं, ये जो इस पे 0 0 0 1 1 0 आएंगे, उसके मुताबिक 0 0 पे इस पे 1 आएगा तो इस पे भी 1 आ जाएगा, 0 1 से इस पर 1 आएगा तो इस पे भी 1 आ जाएगा, 0 2 से, और बस ये या दोनों के 1 फिर दोनों के 1 दोनों। अब डिकोडर का काम तो ना हुआ, डिकोडर तो ये चाह रहा था कि इस वाले पे 1 हो, बाकी सब में 0। ये नहीं कि 2 पे 1 फिर अगले 2 पे 1 फिर ये तो डिकोडर ना हुआ, 3 to 8 डिकोडर तो ना बना, ये तो कोई और डिकोडर हो गया। अब यूनिफॉर्मली ऐसा डिकोडर 3 to 8 टाइप बनाने के लिए मुझे एक क्लेवर ट्रिक लगानी है। क्लेवर ट्रिक क्या है, इन दोनों में एक एनेबल कंट्रोल है हमारे पास, दोनों में यहाँ एनेबल कंट्रोल है, इसमें भी है एनेबल और इसमें भी है एनेबल, अपना अपना एनेबल है। अच्छा लेट्स से ये एक्टिव हाई एनेबल है, इन चिप्स के ऊपर एक्टिव हाई एनेबल है, ठीक। अब मैं ये जो सी की लाइन है इस पर एक इन्वर्टर लगा के इसको इधर जोड़ देता हूं, और इन्वर्टर से पहले मैं इसको इधर जोड़ देता हूं। अब देखें क्या हुआ, जब यहां 0 0 0 के साथ 0 था, ये जब हम 3 लाइनों का लिखते हैं ना ए बी सी पे, तो जब यहां 0 होगा तो ये वाला एनेबल्ड होगा और ये वाला डिसेबल्ड होगा, एक्टिव हाई एनेबल है इनके। तो जब इधर इनपुट पे 0 होगा तो ये वाला एनेबल्ड होगा और ये वाला डिसेबल्ड होगा। तो आप इस पर पैटर्न चलते रहेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1, उस वक्त ये 0 है, ये वाला एनेबल्ड रहेगा और इस पर वो काम होता रहेगा। ये डिसेबल्ड है, इन पे 0 रुका रहेगा, ये 0 फिक्स हो गया, ये डिसेबल्ड था। ये सिर्फ एनेबल्ड था, इस पर वो काम हो रहा है, पहले ये 1 हो गया, फिर ये 1 हो गया, फिर ये 1 हो गया, फिर ये 1 हो गया, बाकी सब 0 रहे, शुरू से आखिर तक 0 0, और यहां तक काम सही हो गया। अब जब ये सी वाला 0 से 1 होगा, यानी अब आपने ये कहा 0 0 सी, मैं अभी इसको इस तरह लिख रहा हूं कि ये मेरा ए बी है, अगर इस तरह मैं इसको देखूं ये ए बी है और ये सपोज सी है। तो अब देखिए ए बी 0 0 0 1 1 0 1 1, और तमाम टाइम मेरा सी 0 रहा। ये अब मेरा सी 1 होकर अब फिर वही चारों 0 0 0 1 1 0 और 1 1 अब इस पर आएंगे चारों, ये 8 कॉम्बिनेशन होती है, यहाँ चारों 1, इनमें लेफ्ट मोस्ट बिट पे पहले 4 में 0 होता है, अगले 4 में 1 होता है। अब जब यहाँ 1 होगा अगले नेक्स्ट 4 के लिए, तो मेरा ये वाला एनेबल हो जाएगा और ये वाला डिसेबल हो जाएगा। अब मेरे यही 2 बिट ए बी के 0 0 पे इसको 1 करेंगे, 0 1 पे इसको 1 करेंगे, 1 0 पे इसको 1 करेंगे और 1 1 पे इसको 1 करेंगे, जबकि ये सब 0 पे टिके रहेंगे, 0, ये सब 0 रहेंगे।
ये सारे 0 रहेंगे। क्यों? ये डिसेबल हुआ है। सी पे 1 आ गया है, ये वाला एक्टिव है। तो एक पहले आधा या एक अनेबल्ड होगा, उसके चारों के चलेंगे, ये डिसेबल रहेगा। फिर ये अनेबल हो जाएगा और इसके चारों चल रहे होंगे और ये डिसेबल हो जाएगा। अब ये एक 1 यूनिफॉर्म 3 to 8 बिट डिकोडर बन गया। यानी यहां अब D0 आप ले समझ सकते हैं, ये D1, ये D2, ये D3 और ये फिर D4 के तौर पे अब काम करेगा। D4, D5, D6 एंड D7। ये बन गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एनेबल लाइन। और ये पैटर्न 3 बिट का पैटर्न ये है। अब मैंने उस पैटर्न को एहतियात से इस तरह लिखा है कि ए बी पर ये 2 बिट्स हैं जो रिपीट होते हैं असल में, 0 0 0 1 1 0 1 1 रिपीट होता है। फिर अगले पे 0 0 0 0 1 0 ये रिपीट होता है। और इधर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे पहले सब पे 0 रहता है, फिर सब पे 1 रहता है। ये है बाइनरी की पैटर्न। ये आप अभी लिखोगे तो आपको पता चल जाएगी। और इस तरह करके मैंने यही 3 to 8 डिकोडर अनेबल कंट्रोल के जरिए बना लिया, जबकि मेरे पास सिर्फ 2x4 के ही चिप था। मेरे पास चिप्स जो थे 2x4 वाले थे और मैंने मसला हल कर लिया। अगर मैं डायरेक्ट बनाना चाहूं तो फिर मेरे पास गेट्स हैं या डायरेक्ट ये वाला डिकोडर है तो उसको इस्तेमाल करूं। उसका टेबल ये होगा और वो डायरेक्ट भी बन सकता है। ठीक है, इनके कोड भी उसी तरह लिखेंगे सारे जैसे हमने पहले लिखे थे। ये देखिए, ये आपका 2 to 4 वाला गेट लेवल वो है सर, आपकी कोड गेट लेवल। ठीक है, ये गेट लेवल 2 to 4 जो मैंने आपको सिखाया है। ये 3 नॉट गेट हैं इसमें, यहां मैं कर लूं, ये देखिए ये 3 नॉट गेट है और ये 4 नैंड गेट है और इनके ऊपर ये चीजें हैं जो आपने डिफाइन की है। और इसी तरह ये इसी 2 to 4 डिकोडर को मैंने आपको कल भी दिखाया था कि अगर आपने डाटा फ्लो लेवल पे कोड लिखना है, ये आपने सर्किट लेवल पे कोड लिखा है जो अभी मैंने दिखाया आपको सर्किट, ये आपने डाटा फ्लो लेवल पे लिखा ए बार इंटू बी बार इंटू ई बार। और इस पूरे को अच्छा इन्वर्ट, ये पूरे का इन्वर्ट क्या है ये भी देख लें। उसने जो एग्जांपल ली थी वो एक्टिव लो की ली थी, हमने यहाँ एक्टिव हाई लिए हैं, उसने एग्जांपल एक्टिव लो वाले लिए। एक्टिव लो अगर आपने बनाना हो तो यहाँ इसको फिर नैंड लगाएंगे, यानी जो एक्टिव लेवल है वो 1 के बजाय 0 करना था, तो जो यहाँ गेट पे नैंड गेट्स लगेंगे और एक्टिव लो वाला आउटपुट वाला बन जाएगा। तो इसने क्योंकि एक्टिव लो वाली टेबल और एक्टिव लो वाला डिजाइन कर रहा है तो इसने ये नैंड लगाया। हम अगर एक्टिव हाई वाला आप कर रहे हैं तो ये नहीं लगाएंगे, ये इन्वर्ट नहीं लगाएंगे, ये अलबत्ता ऐसी होगा। ये देखिए वही असाइन स्टेटमेंट के जरिए डाटा फ्लो प्रोग्राम उसी 2 to 4 डिकोडर का ये है। ये 3/8 डिकोडर जो मैंने अभी बताया, अगर वो डायरेक्ट बनाना हो तो ये है, अगर उन्हें ज्वाइन करके बनाना हो ये डायरेक्ट वाले का है। ये देखो मैं ये बात कर रहा था कि नीचे के मैंने यहाँ एक्स वाई इधर लिखे और जेड इधर, कि नीचे वाला पैटर्न जो 2 बिट की है वो रिपीट होती है। आप देखिए ये रिपीट होती है, इधर एक दफा 0 के साथ और एक दफा 1 के साथ। ये अनेबल के तौर पे हमने इस्तेमाल किया है और इस तरह ये काम किया है। जब 2 हिस्सों में बनाया, जब डायरेक्टली बना रहे थे तो फिर ये डायरेक्ट बन गया, ये टेबल डायरेक्ट बना लिया। ये वो 2 हिस्सों वाला है कि 2 to 4 के 2 लगाए, अनेबल से इसको और इसको किया, और ये भी वही बन गया जो मैंने अभी आपको समझाया। इसी में एक मजे की चीज ये है, इसको आप देखना और मेरे से करना, कि ये डिकोडर का एक खूबसूरत इस्तेमाल हमने आपको यहां सिखाया कि ये हिस्सा असल में वो है जो मिन टर्म्स के लिए एंड गेट्स होते थे। डिकोडर इज नथिंग बट दैट। जो यहाँ एंड गेट्स होते थे जब हम सर्किट बना रहे थे पीछे, ये जो चीज है, ये जो चीज होती थी डिकोडर के अंदर, ये चीज है तमाम एंड गेट्स जिन पे तमाम मिन टर्म्स आती हैं। देखिए मिन टर्म्स है सारी डिकोडर के अंदर, ये पूरी चीज एंड गेट तक बनी बनाई मौजूद है। तो अगर हमारे पास ये डिकोडर हो तो हम इसको
अपने सर्किट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कहें अब यहाँ हम एंड गेट इस्तेमाल नहीं करते, ये डिकोडर इस्तेमाल कर लेंगे, और 8 एंड गेट में से जो टर्म्स यहाँ आउटपुट की 1 है वो वाले एंड गेट हम और गेट में ले जाते थे, तो हम वो वाले और गेट में ले जाए। जैसे कि हमारा ये एडर जो हमने बनाया हुआ था उसमें ये सम वाला कॉलम है और कैरी वाला कॉलम है, उसकी वो वाली लाइनें जो 1 होती हैं वो यहां से वो वाली टर्म्स हम लें और गेट में सम की और कैरी के ज्वाइन कर दें। और अब हमें वो जो गेट यहां हम लगाते थे 8, हम जो लगाते थे उसकी जगह डिकोडर लगा लें। तो व्हाट अ नाइस थिंग। ओके, वी आर फिनिश्ड। वी हैव, वो कनेक्शन टूट गया था तो मैंने कहा कि ये कर लें। अच्छा, तो बस दैट्स इट। तो खूबसूरती है कि वो जो हम गेट्स की बजाय हम डायरेक्टली ये डिकोडर इस्तेमाल कर लें और इम्प्लीमेंट कर लें अपने कोई भी कॉम्बिनेशन लॉजिक। जो एंड और वाली कॉम्बिनेशन लॉजिक हम बनाते थे, हम कोई भी कॉम्बिनेशन लॉजिक में पहले हिस्से में डिकोडर और आगे और गेट लगाएं तो हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक खूबसूरत सॉल्यूशन है। बाय instead of putting so many gates, you can just put a decoder and sum के लिए ये और गेट, कैरी के लिए ये और गेट। और इनमें तारें कौन सी लेनी है, यहाँ से जो कॉलम में 1 होते हैं वो वाली टर्म यहाँ ज्वाइन करनी होती। तो ये वो एंड गेट्स है कि भाई इसमें 1 2 एंड 4 7 पे, सम में 1 2 और 4 और 7 पर ये 1 है, तो ये 1 2 4 और 7 वाली लाइनें हमने उधर ज्वाइन की हैं सम पे, और बाकी कैरी वाली उस पर की। ओके, so that's a nice way of using a decoder for making any combination logic. So that's it for today. Any questions? All right, Allah Hafiz.